आज की हमारी चर्चा जीवन के शायद सबसे गहरे और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल पर है। मैं यहाँ क्यों हूँ? हाँ, मैं यहाँ क्यों हूँ या मेरी जिंदगी का असली मतलब क्या है? मतलब ये सवाल हम सब कभी ना कभी पूछते ही हैं। बिल्कुल। और ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ दार्शनिकों का नहीं है। ये हम सबके मन में किसी न किसी मोड़ पर दस्तक जरूर देता है। सही बात है। और अक्सर हम इसका जवाब बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। हाँ। तो आज हमारी कोशिश इसी गुत्थी को सुलझाने की है, लेकिन एक अलग नजरिए से। ये समझना कि क्या उद्देश्य कोई बाहरी लक्ष्य है या हमारे भीतर ही छिपी कोई चीज है जिसे बस पहचानना है। और हमारे पास जो स्रोत है उसकी शुरुआत ही इसी बात से होती है। हाँ, और वो बात थोड़ी चौंकाने वाली है। ये कहता है कि जीवन का उद्देश्य कोई लक्ष्य है ही नहीं। जी, और ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारी पूरी परवरिश ही लक्ष्य केंद्रित होती है। जी। स्कूल में अच्छे नंबर, फिर अच्छी नौकरी, फिर घर, फिर गाड़ी। एक के बाद एक लक्ष्य साधते रहते हैं। स्रोत के अनुसार ये सब जीवन के साधन हो सकते हैं, पर उद्देश्य नहीं। उन्हें यात्रा का सामान कहा गया है। बिल्कुल, जरूरी है, पर सामान ही मंजिल नहीं बन सकता। यात्रा का सामान, ये उपमा बहुत शक्तिशाली है। जैसे हम सफर में सामान तो लेकर चलते हैं, लेकिन सामान इकट्ठा करना सफर का मकसद तो नहीं होता। एकदम सही। मकसद तो यात्रा का अनुभव करना है। इसी बात को ओशो के एक उद्धरण से समझा जा सकता है। उन्होंने कहा है, लाइफ इज नॉट अ गोल, इट इज अ फ्लो। जीवन एक लक्ष्य नहीं बल्कि एक प्रवाह है। हाँ, एक बहती हुई नदी की तरह। नदी किसी मंजिल पर पहुंचने के लिए नहीं बहती, उसका स्वभाव ही बहना है। जो इस बहाव को महसूस कर लेता है वही उद्देश्य को जान लेता है। ये बात तो बहुत अच्छी लगी कि उद्देश्य हमारे भीतर है, एक प्रवाह की तरह। लेकिन फिर एक उलझन होती है। हाँ। कि अगर वो इतना पास है, हमारे अंदर ही है, तो मिलता क्यों नहीं? हम कहाँ चूक जाते हैं? हम शोर में चूक जाते हैं। स्रोत के अनुसार हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा शोर से भर गई है। अच्छा। और ये शोर सिर्फ बाहर का नहीं है, ट्रैफिक का, सोशल मीडिया का एक बहुत गहरा शोर हमारे भीतर भी है। हमारी इच्छाओं का, हमारे डर का, हमारी योजनाओं का। और बाहर का शोर तो भीतरी शोर को और बढ़ा देता है ना? बिल्कुल। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि उद्देश्य कुछ बड़ा होना चाहिए। एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, कुछ ऐसा जिसे दुनिया देख सके, सराह सके। और यहीं पे हम अपनी असली आवाज खो देते हैं। स्रोत कहता है कि असली उद्देश्य हमेशा अदृश्य होता है। अदृश्य। वो भीतर से जन्म लेता है, बाहर से नहीं। जैसे एक बीज के भीतर पूरा पेड़ छिपा होता है। हम दूसरों की नकल करने की कोशिश में अपने बीज को जमीन में दबाई भूल जाते हैं। तो यहीं पे ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। स्रोत ये तर्क देता है कि उद्देश्य ढूंढा नहीं जाता, बल्कि पहचाना जाता है। ये कोई खजाने की खोज नहीं है जिसके लिए कोई नक्शा चाहिए। वाह, ये तो कुछ ऐसा है जैसे हम अपनी ऐनक ढूंढ रहे हो और वो हमारे सिर पर ही रखी हो। बहुत सुंदर उदाहरण है। ये बिल्कुल वैसा ही है। हम बाहर की दुनिया को नापने में इतने व्यस्त हैं कि अपनी आत्मा का नक्शा देखना ही भूल गए हैं। स्रोत के अनुसार जब मन का शोर थोड़ा शांत होता है, तब भीतर एक धीमी सी रोशनी जलती है। उसी रोशनी में उद्देश्य प्रकट होता है। ये खोज नहीं, एक प्रकटीकरण है। बिल्कुल। ठीक वैसे ही जैसे सुबह कोहरा हटने पर सामने का पहाड़ अचानक साफ दिखने लगता है। पहाड़ तो हमेशा से वही था। तो फिर इस भीतरी आवाज को, जिसे स्रोत आत्मा की फुसफुसाहट कहता है, उसे सुनने का तरीका क्या है? स्रोत का नजरिया बहुत सरल और व्यावहारिक है। वो कुछ सवाल सुझाता है जो कोई भी खुद से पूछ सकता है। अच्छा, तो पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, कौन सी चीज आपको सच में गहराई से आनंद देती है? यहाँ खुशी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, आनंद का किया गया है। हाँ, खुशी और आनंद में फर्क है। खुशी बाहरी चीजों पर निर्भर हो सकती है, बिल्कुल। आनंद भीतर से आता है। ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ करने के लिए किया जाता है, किसी नतीजे के लिए नहीं? जैसे किसी को बागवानी करना पसंद हो, मिट्टी में हाथ डालना, पौधों को पानी देना। इसमें कोई बाहरी इनाम नहीं है, लेकिन एक गहरा सुकून है। एकदम सही। और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा है, कौन सा काम करते हुए समय का पता ही नहीं चलता? ओ, फ्लो स्टेट। हाँ, फ्लो स्टेट। जब आप किसी काम में इतने डूब जाते हैं कि आपको भूख, प्यास, समय, यहाँ तक कि खुद का भी ख्याल नहीं रहता। वो काम एक तरह का ध्यान बन जाता है। हाँ, एक चित्रकार जब पेंटिंग करता है तो वो घंटों तक उसी में खोया रह सकता है। और तीसरा सवाल है, किस काम को करते हुए
थकान नहीं होती बल्कि ऊर्जा और बढ़ जाती है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है। हाँ, क्योंकि काम करने से तो ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन यहाँ एक अलग तरह की ऊर्जा की बात हो रही है। जीवन शक्ति। हाँ, प्राण या जीवन शक्ति कह सकते हैं। स्रोत का तर्क है कि जब आप अपने स्वभाव के अनुसार काम करते हैं तो आप ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ जाते हैं। आपको थकान नहीं बल्कि एक तरह की तृप्ति महसूस होती है। और चौथा और आखिरी सवाल वो है, बिना किसी मजबूरी के आपका मन स्वाभाविक रूप से किस ओर खिंचता है। अच्छा। अगर आपको दुनिया की सारी दौलत दे दी जाए और कोई जिम्मेदारी ना हो, तब आप अपना समय कैसे बिताना चाहेंगे? ये सवाल सीधे उस जगह पे चोट करता है जहां हमारी असली प्रकृति छिपी होती है। बिल्कुल। इन सवालों के जो जवाब आते हैं वही वो दिशा है जो बिना आवाज के बुलाती है। और जब कोई इस दिशा में बढ़ने लगता है तो क्या उससे कोई संकेत मिलते हैं कि वो सही रास्ते पर है? हाँ, और ये संकेत भी भीतरी होते हैं। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं, एक एहसास है। स्रोत 4 मुख्य संकेत बताता है। 4 संकेत? पहला है शांति। चाहे बाहर कितनी भी उथल पुथल हो, भीतर एक गहरा सुकून महसूस होता है। दूसरा है ऊर्जा। जैसा हमने बात की, थकान की जगह एक रचनात्मक ऊर्जा का प्रवाह महसूस होता है। और तीसरा है आनंद। एक बेवजह की खुशी, एक आंतरिक मुस्कान जो हालात पर निर्भर नहीं करती। और चौथा, जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो है दबावहीनता। दबावहीनता? हाँ, मतलब ये काम किसी बोझ या मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण आमंत्रण जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे जीवन आपको अपनी ओर खींच रहा हो। लेकिन क्या ये सब बहुत आदर्शवादी नहीं लगता? असल जिंदगी में तो डेडलाइंस होती हैं, बॉस का दबाव होता है। हाँ, परिवार की जिम्मेदारियां होती हैं। क्या हर काम में ये चारों चीजें मिल सकती हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक सवाल है। स्रोत ये नहीं कहता कि हर पल आनंदमय होगा। जीवन में चुनौतियां तो आएंगी, लेकिन अगर आपकी जिंदगी की मुख्य धारा सही दिशा में बह रही है तो ये सब बस किनारे हैं। बिल्कुल। ये दबाव और चुनौतियां नदी के किनारों की तरह होंगी, जो धारा को रोक नहीं सकती बल्कि उसे और तेज कर सकती हैं। ये एक समग्र एहसास है। दिन के अंत में आपको खालीपन नहीं बल्कि संतुष्टि महसूस होगी। ये बात समझ में आती है। अच्छा, स्रोत इस प्रक्रिया में होने वाली एक सबसे बड़ी गलती पर भी प्रकाश डालता है। बिल्कुल। हाँ, लोग अक्सर दूसरों से पूछते हैं, मेरा उद्देश्य क्या है? और ये सवाल ही गलत है। क्यों? क्योंकि किसी का उद्देश्य कोई और बता ही नहीं सकता। यहाँ ओशो का एक और शक्तिशाली विचार सामने आता है, बोरोड ट्रूथ इज अ लाई। उधार लिया गया सत्य हमेशा झूठ होता है। हाँ, किसी और का बताया हुआ उद्देश्य एक नया बोझ बन जाएगा, आपकी अपनी आवाज नहीं। ये तो ऐसा हुआ जैसे किसी और के नाप के जूते पहनकर चलने की कोशिश करना। वो तकलीफ ही देंगे। लेकिन एक मिनट, मेंटोर्स, गुरु, किताबें, इनका क्या रोल है फिर? क्या हमें किसी से कोई मार्गदर्शन नहीं लेना चाहिए? नहीं, यहाँ एक बारीक सा फर्क है। स्रोत ये नहीं कहता कि मार्गदर्शन मत लो। एक अच्छा गुरु आपको नक्शा नहीं देता, वो आपको कंपास पढ़ना सिखाता है। अच्छा। वो आपको तरीके बता सकता है कि आप अपनी भीतरी आवाज को कैसे सुने। वो आपको झरने तक ले जा सकता है, लेकिन पानी तो आपको खुद ही पीना होगा। मतलब वो प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन देखना हमें खुद ही है। बिल्कुल। उधार लिया गया सत्य तब झूठ बनता है जब आप उनके दिए जवाब को बिना अनुभव किए अपना मान लेते हैं। ये बहुत बड़ा अंतर है। तो कंपास हमारे भीतर ही है और स्रोत कहता है कि आनंद ही वो कंपास है। जी, भीतरी आनंद। अगर कोई काम आपके अस्तित्व को हल्का और मन को शांत कर दे तो वही आपके उद्देश्य की दिशा है, चाहे वो काम दुनिया की नजर में कितना ही छोटा क्यों ना हो। ठीक है, मान लीजिए किसी ने ये सब सुना और भीतर देखने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि स्रोत में बताया गया है, शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, बस एक अंधेरा या खालीपन महसूस होता है। ये तो डरावना लगता है। हम शोर से भागकर शांति ढूंढ रहे हैं और वहां खालीपन मिलता है। ये डर स्वाभाविक है, क्योंकि हम सालों से बाहर ही दौड़ते रहे। हमारी आंखें बाहरी रोशनी की इतनी आदी हो गई हैं कि जब हम पहली बार आंखें बंद करते हैं तो सिर्फ अंधेरा ही दिखता है। पर स्रोत की दिलचस्प बात यह है कि वो कहता है कि ये खालीपन ही पहला संकेत है कि दिशा सही है। हाँ, ये बात मुझे थोड़ी चौंका रही है। खालीपन एक अच्छा संकेत कैसे हो सकता है? इसे ऐसे समझिए, अगर एक कमरा सालों से कबाड़ से भरा हो और आप उसमें कुछ नया सुंदर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले उसे खाली करना होगा। बिल्कुल। ये जो भीतरी खालीपन महसूस होता है, ये एक पवित्र स्थान का निर्माण है जहां कुछ नया जन्म ले सकता है। हम बाहर के शोर के इतने आदी हो गए हैं कि जब अचानक भीतर की शांति मिलती है तो वो खालीपन जैसी लगती है।
और इस यात्रा का, इस खालीपन से गुजरने का सबसे शक्तिशाली तरीका क्या बताया गया है? मौन। स्रोत में मौन को उद्देश्य की मातृभूमि कहा गया है। जब विचार कम होते हैं तभी उद्देश्य स्पष्ट होता है। जैसे गंदले पानी के गिलास को अगर थोड़ी देर शांत छोड़ दिया जाए तो सारी मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी पारदर्शी हो जाता है। हमारे विचार वो मिट्टी हैं। मौन उस गिलास को शांत छोड़ने की प्रक्रिया है। और इसके लिए कोई बहुत जटिल प्रक्रिया की जरूरत नहीं है। स्रोत दिन में सिर्फ 10 मिनट, हाँ, सिर्फ 10 मिनट आंखें बंद करके चुपचाप बैठने का सुझाव देता है, बिना किसी उम्मीद के, बस अपने साथ बैठना। इसका मकसद विचारों को रोकना नहीं है। नहीं, जो कि लगभग असंभव है। इसका मकसद बस विचारों को देखना है, उनसे चिपकना नहीं है। जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, आसमान उनसे लड़ता नहीं है। बस उन्हें गुजरने देता है। हाँ, धीरे धीरे विचारों के बीच का अंतराल बढ़ने लगता है और उसी अंतराल में, उसी मौन में वो फुसफुसाहट सुनाई देती है। तो अंत में जीवन का उद्देश्य क्या हो सकता है? स्रोत के अनुसार ये हर व्यक्ति के लिए अलग होता है। बिल्कुल, जैसे किसी एक बीज से आम का पेड़ उगता है, दूसरे से नीम का। दोनों का अपना उद्देश्य है। और स्रोत ये भी कहता है कि कभी-कभी उद्देश्य कुछ करने में नहीं, सिर्फ होने में होता है। जी, ये सिर्फ होने वाली बात बहुत गहरी है। इसका असल जिंदगी में क्या मतलब है? क्या एक व्यक्ति जो कुछ कर नहीं रहा वो भी उद्देश्यपूर्ण हो सकता है? इसे एक फूल के उदाहरण से समझे। एक गुलाब के फूल का क्या उद्देश्य है? खिलना। हाँ, उसका उद्देश्य बस खिलना है, पूरी तरह से गुलाब होना है। उसकी सुगंध, उसकी सुंदरता, ये सब उसके होने का एक स्वाभाविक परिणाम है, कोई लक्ष्य नहीं। अच्छा। इसी तरह कुछ लोगों का उद्देश्य बस प्रेमपूर्ण होना, शांत होना या आनंदित होना हो सकता है। उनके कर्म उनके होने से ही निकलते हैं। और ये भी समझना जरूरी है कि उद्देश्य कोई पत्थर की लकीर नहीं है। स्रोत कहता है कि ये जीवन की तरह ही विकसित होता है और बदलता रहता है। जी हाँ, जो 18 की उम्र में आपका उद्देश्य था, जरूरी नहीं कि वो 35 की उम्र में भी हो। जैसे जैसे हम गहरे होते हैं, हमारी समझ बढ़ती है, हमारा उद्देश्य भी और गहरा होता जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी को लगता है कि 20 साल की उम्र में जो सपना था वो अब 40 में अपना नहीं लगता, तो इसमें कुछ गलत नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, ये विकास का संकेत है। तो इन सब का सार क्या है, अगर एक लाइन में कहना हो? स्रोत के अनुसार जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि कोई क्या करता है, बल्कि ये है कि उसे किस चेतना से करता है। काम का नहीं, चेतना का फर्क है। हाँ, एक माली भी अपने काम को ध्यान की तरह कर सकता है और एक राजा भी अपने काम को बोझ की तरह। उद्देश्य वही है जिसे करते हुए आपकी आत्मा मुस्कुराती है। आज की इस गहरी चर्चा से ये तो साफ है कि जीवन का उद्देश्य किसी बाहरी खोज का नतीजा नहीं है। नहीं, बल्कि एक आंतरिक पहचान की प्रक्रिया है। ये कोई मंजिल नहीं है जिसे पाना है, बल्कि एक प्रवाह है जिसमें बहना है। और स्रोत हमें यही याद दिलाता है कि हमारा उद्देश्य कहीं दूर भविष्य में नहीं, बल्कि यहीं इसी पल में हमारे भीतर हमारा इंतजार कर रहा है। बस थोड़े मौन, थोड़ी जागरूकता और थोड़े धैर्य की जरूरत है, और जीवन अपने अर्थ को स्वयं ही हम पर प्रकट कर देता है। इस पूरी बातचीत के बाद एक विचार मन में रह जाता है। स्रोत यह बताता है कि उद्देश्य कुछ करने में नहीं, बल्कि होने में भी हो सकता है। तो क्या यह संभव है कि जीवन का असली उद्देश्य कोई एक ठोस जवाब खोजना है ही नहीं, बल्कि उस सवाल के साथ ही जीना है? हाँ, मैं कौन हूँ, इस सवाल के साथ ही पूरी जागरूकता और शांति से जीना है। शायद सवाल ही यात्रा है, जवाब नहीं।